स्टेप 5। क्या यह एक अच्छा बाजार है? कृपया मत पूछो। मेरे देने के बाद प्रत्येक प्रश्नोत्तर अवधि के दौरान एक भाषण के दौरान कोई खड़ा होता है और मुझसे पूछता है कि क्या हम अच्छे बाजार में हैं या बुरे बाजार में। प्रत्येक व्यक्ति जो आश्चर्य करता है कि क्या गुडियर टायर एक ठोस कंपनी है या मौजूदा स्तरों पर इसकी कीमत अच्छी है। 4 अन्य लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या बैल जीवित है और लात मार रहा है या क्या भालू ने अपना घिनौना चेहरा दिखाया है। मैं उन्हें हमेशा बताता हूं कि बाजार की भविष्यवाणी के बारे में मैं केवल यही जानता हूं कि जब भी मुझे पदोन्नति मिलती है, बाजार नीचे चला जाता है। जैसे ही वे शब्द मेरे होठों से निकलते हैं, कोई और खड़ा हो जाता है और मुझसे पूछता है कि मुझे अगली पदोन्नति कब मिलेगी। जाहिर है आपको शेयरों में पैसा बनाने के लिए शेयर बाजार की भविष्यवाणी करने में सक्षम होने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा मैं कोई पैसा नहीं कमा पाता। मैं यहीं अपने क्वोट्रॉन में कुछ सबसे भयानक बूंदों के बीच बैठा हूँ और अगर मेरा जीवन इस पर निर्भर होता तो मैं उनका पहले से पता नहीं लगा पाता। 1987 की गर्मियों के मध्य में मैंने आसन्न 1000 अंक की गिरावट के बारे में किसी को और कम से कम स्वयं को चेतावनी नहीं दी थी। मैं अकेला नहीं था जो चेतावनी जारी करने में विफल रहा। वास्तव में अगर अज्ञानता को कंपनी पसंद है तो मैं बहुत आराम से प्रसिद्ध द्रष्टाओं, भविष्यवक्ताओं और अन्य विशेषज्ञों की एक बड़ी और प्रभावशाली भीड़ से घिरा हुआ था जो इसे देखने में भी असफल रहे। यदि आपको पूर्वानुमान लगाना ही है, एक बुद्धिमान भविष्यवक्ता ने एक बार कहा था, अक्सर पूर्वानुमान लगाएं। किसी ने भी मुझे अक्टूबर में तत्काल गिरावट की सूचना देने के लिए फोन नहीं किया, और यदि उन सभी लोगों ने जिन्होंने पहले से इसकी भविष्यवाणी करने का दावा किया था अपने शेयर बेच दिए होते तो सूचित विक्रेताओं की इन बड़ी भीड़ के कारण बाजार बहुत पहले ही 1000 अंक गिर गया होता। हर साल मैं 1000 कंपनियों के अधिकारियों से बात करता हूं और मैं अखबारों में उद्धृत विभिन्न सोने के बगों, ब्याज दर के शीर्षों, फेडरल रिजर्व पर नजर रखने वालों और राजकोषीय रहस्यवादियों की बातें सुनने से बच नहीं सकता। हजारों विशेषज्ञ ओवरबॉट संकेतक, ओवरसोल्ड संकेतक, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, पुट कॉल अनुपात, धन आपूर्ति पर फेड की नीति, विदेशी निवेश, आकाश के माध्यम से नक्षत्रों की गति और ओक के पेड़ों पर काई का अध्ययन करते हैं, और वे किसी भी उपयोगी स्थिरता के साथ बाजारों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इससे अधिक की गिजाड़ निचोड़ने वाले रोमन सम्राटों को बता सकते थे कि हून कब हमला करेंगे। 1973 से 74 के शेयर बाजार की पराजय से पहले किसी ने भी कोई चेतावनी संदेश नहीं भेजा था। दोनों में से एक। ग्रेजुएट स्कूल में मुझे पता चला कि बाजार प्रति वर्ष 9% ऊपर जाता है और तब से यह कभी भी एक वर्ष में 9% ऊपर नहीं गया है, और मुझे अभी तक यह बताने के लिए कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं मिला है कि यह कितना ऊपर जाएगा या बस चाहे वह ऊपर जाएगा या नीचे। सभी प्रमुख प्रगति और गिरावट मेरे लिए आश्चर्यचकित करने वाली रही है। चूंकि शेयर बाजार किसी न किसी तरह से सामान्य अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इसलिए लोग बाजार को मात देने की कोशिश करने का एक तरीका मुद्रास्फीति और मंदी, तेजी और मंदी और ब्याज दरों की दिशा की भविष्यवाणी करना है। सच है, ब्याज दरों और शेयर बाजार के बीच एक अद्भुत संबंध है, लेकिन किसी भी बैंक योग्य नियमितता के साथ ब्याज दरों की भविष्यवाणी कौन कर सकता है? अमेरिका में 60,000 अर्थशास्त्री हैं। उनमें से कई मंदी और ब्याज दरों का पूर्वानुमान लगाने के लिए पूर्णकालिक रूप से कार्यरत हैं, और यदि वे इसे लगातार 2 बार सफलतापूर्वक कर सकते हैं तो वे सभी अब तक करोड़पति बन चुके होंगे। वे बिमिनी चले गए होंगे जहां वे रम पी सकते थे और मार्लिन के लिए मछली खा सकते थे। लेकिन जहां तक मुझे पता है, उनमें से अधिकांश अभी भी लाभप्रद रूप से कार्यरत हैं, जिससे हमें कुछ पता चलना चाहिए। जैसा कि किसी समझदार व्यक्ति ने एक बार कहा था, यदि दुनिया के सभी अर्थशास्त्रियों को एक सिरे से एक कर दिया जाए तो यह कोई बुरी बात नहीं होगी। खैर, शायद नहीं सभी अर्थशास्त्री, निश्चित रूप से वे लोग नहीं जो इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, और विशेष रूप से सीजे लॉरेंस के एड हाइमन जैसे लोग नहीं,
जो स्क्रैप की कीमतों, इन्वेंट्री और रेलरोड कार डिलीवरी को देखते हैं, पूरी तरह से लाफर वक्र और चंद्रमा के चरणों को अनदेखा करते हैं। व्यावहारिक अर्थशास्त्री मेरे मन के अनुसार अर्थशास्त्री है। एक और सिद्धांत है कि हमारे यहाँ हर 5 साल में मंदी आती है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। मैंने संविधान में देखा है और कहीं नहीं लिखा है कि हर 5वें वर्ष हमें एक संविधान रखना होगा। निःसंदेह मुझे मंदी में जाने से पहले चेतावनी पाना अच्छा लगेगा, ताकि मैं अपने पोर्टफोलियो को समायोजित कर सकूं। लेकिन मेरे द्वारा इसका पता लगाने की संभावना शून्य है। कुछ लोग मंदी के अंत या एक रोमांचक नए तेजी बाजार की शुरुआत का संकेत देने के लिए इन घंटियों के बजने का इंतजार करते हैं। समस्या यह है कि घंटियां कभी बंद नहीं होती। याद रखें, चीजें तब तक स्पष्ट नहीं होती जब तक बहुत देर न हो जाए। जुलाई 1981 और नवंबर 1982 के बीच 16 महीने की मंदी थी। वास्तव में यह मेरी स्मृति में सबसे डरावना समय था। समझदार पेशेवर सोच रहे थे कि क्या उन्हें शिकार और मछली पकड़ना चाहिए, क्योंकि जल्द ही हम सभी जंगल में रहेंगे और बलूत का फल इकट्ठा करेंगे। यह वह समय था जब हमारे पास 14% बेरोजगारी, 15% मुद्रास्फीति और 20% प्रधान दर थी, लेकिन मुझे कभी भी यह कहते हुए कोई फोन नहीं आया कि इनमें से कुछ भी होने वाला है। इस तथ्य के बाद बहुत से लोग यह घोषणा करने के लिए खड़े हुए कि वे इसकी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस तथ्य से पहले किसी ने भी मुझसे इसका उल्लेख नहीं किया। तब सबसे बड़े निराशावाद के क्षण में, जब 10 में से 8 निवेशक शपथ ले कि हम 1930 के दशक में जा रहे थे, शेयर बाजार में तेजी से उछाल आया और अचानक दुनिया में सब कुछ ठीक हो गया। अंतिम तैयारी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम नवीनतम वित्तीय निष्कर्ष पर कैसे पहुंचते हैं, हम हमेशा इसके लिए खुद को तैयार करते दिखते हैं। अंतिम वह चीज जो घटित हो चुकी है, इसके विपरीत कि आगे क्या होने वाला है। यह अंतिम तैयारी इस तथ्य की भरपाई करने का हमारा तरीका है कि हमने आखिरी चीज को पहले स्थान पर आते नहीं देखा। 19 अक्टूबर को बाजार में गिरावट के अगले दिन लोगों को चिंता होने लगी कि बाजार क्या है जा रहा है दुर्घटना के लिए। यह पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था और हम इससे बच गए, भले ही हमने इसकी भविष्यवाणी नहीं की थी, और अब हम डर गए थे कि दोबारा खेल होगा। जो लोग यह सुनिश्चित करने के लिए बाजार से बाहर निकले कि अगली बार उन्हें पिछली बार की तरह मूर्ख नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि बाजार चढ़ते ही वे फिर से मूर्ख बन गए। बड़ा मजाक यह है कि अगली बार कभी भी पिछली बार जैसा नहीं होता, और फिर भी हम इसके लिए खुद को तैयार करने में मदद नहीं कर सकते। यह सब मुझे ब्रह्मांड की माया अवधारणा की याद दिलाता है। माया पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांड को 4 बार नष्ट किया गया था, और हर बार मायाओं ने एक दुखद सबक सीखा और बेहतर सुरक्षा की कसम खाई, लेकिन यह हमेशा पिछले खतरे के लिए था। सबसे पहले बाढ़ आई और बचे हुए लोगों को इसकी याद आई और वे जंगल में ऊंचे स्थानों पर चले गए, तटबंध और मजबूत दीवारें बनाई और पेड़ों पर अपने घर बना लिए। उनके प्रयास व्यर्थ गए क्योंकि अगली बार पूरी दुनिया आग से नष्ट हो गई। उसके बाद आग से बचे लोग पेड़ों से बाहर आ गए और जितना संभव हो सके जंगल से दूर भाग गए। उन्होंने पत्थरों से नए घर बनाए, विशेषकर खस्ताहाल दरारों पर। जल्द ही दुनिया एक भूकंप से नष्ट हो गई। मुझे चौथी बुरी चीज याद नहीं है जो घटित हुई थी, शायद मंदी, लेकिन जो कुछ भी था, मायावासी इससे चूकने वाले थे। वे अगले भूकंप के लिए आश्रय बनाने में बहुत व्यस्त थे। 2000 साल बाद भी हम आने वाले खतरे के संकेतों के लिए पीछे की ओर देख रहे हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम यह तय कर सके कि आने वाला खतरा क्या है। कुछ समय पहले लोग चिंतित थे कि तेल की कीमतें $5 प्रति बैरल तक गिर जाएंगी और हमें मंदी का सामना करना पड़ेगा। उससे 2 साल पहले वही लोग चिंतित थे कि तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल तक बढ़ जाएंगी और हमें मंदी का सामना करना पड़ेगा। एक बार वे डर गए थे कि मुद्रा आपूर्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब वे डर गए हैं
कि यह बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है। पिछली बार जब हमने मुद्रास्फीति के लिए तैयारी की थी तो हमें मंदी का सामना करना पड़ा था और फिर मंदी के अंत में हमने और अधिक मंदी के लिए तैयारी की थी और हमें महंगाई मिली। किसी दिन एक और मंदी आएगी जो शेयर बाजार के लिए बहुत बुरी होगी। इसके विपरीत मुद्रास्फीति भी शेयर बाजार के लिए बहुत खराब होगी। हो सकता है कि अब से लेकर इसके प्रकाशित होने तक पहले से ही मंदी रही हो। शायद हमें 1990 या 1994 तक एक भी नहीं मिलेगा। आप मुझसे पूछ रहे हैं कॉकटेल सिद्धांत। यदि पेशेवर अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्थाओं की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं और पेशेवर भविष्यवक्ता बाजार की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, तो शौकिया निवेशक के पास क्या मौका है? आप उत्तर पहले से ही जानते हैं, जो मुझे बाजार पूर्वानुमान के अपने कॉकटेल पार्टी सिद्धांत पर लाता है, जो वर्षों से लिविंग रूम के बीच में पंच बाउल के पास खड़े होकर निकटतम 10 लोगों द्वारा स्टॉक के बारे में क्या कहा जाता है सुनने के बाद विकसित हुआ है। ऊपर की ओर बढ़ते बाजार के पहले चरण में जो कुछ समय से नीचे था और किसी को भी फिर से बढ़ने की उम्मीद नहीं थी, लोग स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल अगर वे मुझसे पूछने के लिए आगे आते हैं कि मैं आजीविका के लिए क्या करता हूं और मैं जवाब देता हूं, मैं एक इक्विटी म्यूचुअल फंड का प्रबंधन करता हूं, तो वे विनम्रता से सिर हिलाते हैं और चले जाते हैं। यदि वे भटकते नहीं हैं, तो वे तुरंत विषय को सेल्टिक्स गेम, आगामी चुनाव या मौसम में बदल देते हैं। जल्द ही वे प्लाक के बारे में पास के एक दंत चिकित्सक से बात कर रहे हैं। जब 10 लोग स्टॉक के बारे में किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड के प्रबंधक से प्लाक के बारे में दंत चिकित्सक से बात करना पसंद करेंगे, तो संभावना है कि बाजार में तेजी आने वाली है। चरण 2 में जब मैंने यह कबूल कर लिया कि मैं जीविका के लिए क्या करता हूं, तो नए परिचितों को दंत चिकित्सक से बात करने के लिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अधिक समय लगता है, शायद इतना लंबा समय जो मुझे यह बता सके कि शेयर बाजार कितना जोखिम भरा है। कॉकटेल पार्टी की चर्चा अभी भी स्टॉक के बजाय प्लाक के बारे में अधिक है। बाजार पहले चरण से 15% ऊपर है, लेकिन कुछ ही लोग ध्यान दे रहे हैं। चरण 3 में जब बाजार चरण 1 से 30% ऊपर है, इच्छुक पार्टियों की भीड़ दंत चिकित्सक की उपेक्षा करती है और पूरी शाम मेरे चारों ओर घूमती रहती है। उत्साही व्यक्तियों का एक समूह मुझे यह पूछने के लिए एक तरफ ले जाता है कि उन्हें कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए। यहाँ तक कि दंत चिकित्सक भी मुझसे पूछ रहा है कि उसे कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए। पार्टी में हर किसी ने किसी न किसी मुद्दे पर पैसा लगाया है और वे सभी चर्चा कर रहे हैं कि क्या हुआ है। चरण 4 में एक बार फिर वे मेरे चारों ओर भीड़ में हैं, लेकिन इस बार यह बताना है मुझे कौन सा स्टॉक में खरीदना चाहिए। यहाँ तक कि दंत चिकित्सक के पास भी 3 या 4 युक्तियाँ होती है और इसमें अगले कुछ दिनों में मैं अखबार में उनकी सिफारिशें देखता हूँ और उनमें सभी सिफारिशें होती है। बढ़ गया जब पड़ोसी मुझे बताते हैं कि क्या खरीदना है और तब मैं सोचता हूँ कि काश मैंने उनकी सलाह ली होती, तो यह निश्चित संकेत है कि बाजार शीर्ष पर पहुँच गया है और इसमें गिरावट आने वाली है। इसके साथ आप जो चाहें करें, लेकिन मुझसे कॉकटेल पार्टी सिद्धांत पर दाव लगाने की अपेक्षा न करें। मैं बाजारों की भविष्यवाणी करने में विश्वास नहीं करता। मैं महान कंपनियों को खरीदने में विश्वास करता हूं, विशेष रूप से ऐसी कंपनियां जिनका मूल्यांकन कम है और या कम सराहना की गई है। चाहे डॉव जोन्स औद्योगिक औसत आज 1000 या 2000 या 3000 अंक पर हो, पिछले 10 वर्षों में एवन प्रोडक्ट्स, बेथलेहेम स्टील और जेरोक्स के स्वामित्व की तुलना में आपके लिए मैरियट, मर्क और मैकडॉनल्ड्स का स्वामित्व रखना बेहतर होगा। यदि आप उसी अवधि में बांड या मनी मार्केट फंड में पैसा लगाते हैं, तो मैरियट, मर्क या मैकडॉनल्ड्स का स्वामित्व रखने से भी बेहतर होगा। यदि आपने 1925 में महान कंपनियों के शेयर खरीदे होते और मंदी के दौरान भी उन्हें बरकरार रखा होता, बेशक यह आसान नहीं होता, तो 1936 तक आप परिणामों से बहुत प्रसन्न होते। क्या शेयर बाजार को अप्रासंगिक होना चाहिए?
यदि मैं आपको यह एक बात समझा सका तो मुझे लगेगा कि इस पुस्तक ने अपना काम कर दिया है। और यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो वॉरेन बफेट पर विश्वास करें। जहां तक मेरा सवाल है, बफेट ने लिखा है, शेयर बाजार मौजूद नहीं है। यह केवल यह देखने के लिए एक संदर्भ के रूप में है कि क्या कोई कुछ भी मूर्खतापूर्ण करने की पेशकश कर रहा है। बफेट ने अपने बर्कशायर हैथवे को बेहद लाभदायक उद्यम में बदल दिया है। 1960 के दशक की शुरुआत में उनकी महान कंपनी में एक शेयर खरीदने के लिए $7 का खर्च आता था और आज उसी शेयर की कीमत $4,900 है। उस समय बर्कशायर हैथवे में $2,000 के निवेश के परिणामस्वरूप 700 बैगर मिला, जिसकी कीमत आज $1.4 मिलियन है। यह बफेट को एक अद्भुत निवेशक बनाता है। जो चीज उन्हें अब तक का सबसे महान निवेशक बनाती है वह यह है कि एक निश्चित अवधि के दौरान जब उन्हें लगा कि स्टॉक बहुत अधिक महंगा हो गया है तो उन्होंने सब कुछ बेच दिया और अपने साझेदारों को बड़े लाभ पर सारा पैसा लौटा दिया। धन की स्वैच्छिक वापसी, जिसका प्रबंधन जारी रखने के लिए अन्य लोग आपको खुशी खुशी भुगतान करेंगे, मेरे अनुभव में वित्त के इतिहास में अद्वितीय है। मैं बाजारों की भविष्यवाणी करने और मंदी की आशंका जताने में सक्षम होना पसंद करूंगा, लेकिन चूंकि यह असंभव है, इसलिए मैं लाभदायक कंपनियों को खोजने में उतना ही संतुष्ट हूं जितना बफेट को। मैंने खराब बाजारों में भी पैसा कमाया है और इसके विपरीत भी। मेरे कई पसंदीदा टेनबैगर्स ने खराब बाजारों के दौरान अपनी सबसे बड़ी चालें चली। पिछली 2 मंदी के दौरान टैको बेल काफी आगे बढ़ गया। 80 के दशक में शेयर बाजार में गिरावट का एकमात्र वर्ष 1981 था और फिर भी यह ड्रेफस को खरीदने का सही समय था जिसकी शुरुआत हुई। यह $2 से $40 तक की शानदार यात्रा है, वह 20 बैगर जिसे आप वास्तव में मिस करने में कामयाब रहे। केवल तर्क के लिए मान लें कि आप पूर्ण निश्चितता के साथ अगले आर्थिक उछाल की भविष्यवाणी कर सकते हैं और आप कुछ ऊंची उड़ान वाले शेयरों को चुनकर अपनी दूरदर्शिता से लाभ कमाना चाहते हैं। आपको अभी भी सही स्टॉक चुनना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके पास कोई दूरदर्शिता नहीं थी। यदि आप जानते थे कि फ्लोरिडा रियल एस्टेट में उछाल आने वाला है और आपने बिना सोचे समझे रेडिस को चुन लिया, तो आप अपने निवेश का 95% खो देंगे। यदि आप जानते थे कि कंप्यूटर में तेजी आ रही है और आपने बिना कोई होमवर्क किए फॉर्च्यून सिस्टम्स को चुना है, तो आपने देखा होगा कि यह 1983 में $22 से गिरकर 1984 में $1 हो गया था। यदि आप जानते थे कि 1980 के दशक की शुरुआत एयरलाइंस के लिए तेजी थी, तो इससे अच्छा क्या होता। क्या आपने पीपल एक्सप्रेस, जिसने तुरंत फार्म खरीद लिया, या पैन एम, जो अयोग्य प्रबंधन के कारण 1983 में $9 से घटकर 1984 में $4 हो गया, में निवेश किया होता? मान लीजिए कि आप जानते थे कि स्टील वापसी कर रहा है और इसलिए आपने स्टील शेयरों की एक सूची ली, इसे एक डार्ट बोर्ड पर टेप किया और एलटीवी पर एक डार्ट फेंक दिया। 1981 और 1986 के बीच एलटीवी 26 से घटकर 1 हो गया। मोटे तौर पर वह अवधि जिसमें उसी उद्योग की एक कंपनी न्यूकर $10 से $50 तक बढ़ गई। मेरे पास दोनों का स्वामित्व है, तो मैंने अपना न्यूकोर क्यों बेच दिया और अपने एलटीवी को क्यों बरकरार रखा? हो सकता है कि मैंने डार्ट्स भी फेंके हों। एक के बाद एक मामले में बाजारों के उचित चयन के परिणामस्वरूप आपकी आधी संपत्ति नष्ट हो सकती है क्योंकि आपने गलत स्टॉक चुना है। यदि आप अपने स्टॉक को आगे बढ़ाने के लिए बाजार पर भरोसा करते हैं, तो आप अटलांटिक सिटी के लिए बस ले सकते हैं और लाल या काले रंग पर दांव लगा सकते हैं। यदि आप सुबह उठते हैं और मन में सोचते हैं, मैं स्टॉक खरीदने जा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल बाजार ऊपर जा रहा है, तो आपको फोन को दीवार से बाहर खींच लेना चाहिए और जितना संभव हो उतना दूर रहना चाहिए निकटतम दलाल से। आप खुद को बचाने के लिए बाजार पर भरोसा कर रहे हैं और संभावना है कि ऐसा नहीं होगा। यदि आप किसी चीज के बारे में चिंता करना चाहते हैं,
तो इस बारे में चिंता करें कि क्या वेस्ट पॉइंट पेपरेल में शीट व्यवसाय बेहतर हो रहा है या क्या टैको बेल अपने नए बरिटो सुप्रीम के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। सही स्टॉक चुनें और बाजार अपना ख्याल रखेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अत्यधिक मूल्यवान बाजार जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन इसके बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। आपको तब पता चलेगा जब बाजार का मूल्य अधिक हो गया है, जब आपको एक भी ऐसी कंपनी नहीं मिल रही है जिसकी कीमत उचित हो या जो निवेश के लिए आपके अन्य मानदंडों को पूरा करती हो। बफेट ने अपने साझेदारों के पैसे लौटाने का कारण यह बताया कि उन्हें अपने पास रखने लायक कोई स्टॉक नहीं मिला। उसने देखा होगा सैकड़ों व्यक्तिगत कंपनियां देखी और उन्हें कोई भी ऐसी कंपनी नहीं मिली जिसे उन्होंने बुनियादी खूबियों के आधार पर खरीदा हो। एकमात्र खरीद संकेत जो मुझे चाहिए वह है एक ऐसी कंपनी ढूंढना जो मुझे पसंद हो। उस स्थिति में शेयर खरीदने के लिए न तो बहुत जल्दी है और न ही बहुत देर हो चुकी है। मुझे आशा है कि इस अनुभाग से आपको जो बात सबसे अधिक याद रहेगी वह निम्नलिखित बातें हैं। पेशेवरों के कौशल और ज्ञान को अधिक महत्व न दें। जो आप पहले से जानते हैं उसका लाभ उठाएं। उन अवसरों की तलाश करें जिन्हें अभी तक वॉल स्ट्रीट द्वारा खोजा और प्रमाणित नहीं किया गया है, ऐसी कंपनियां जो रडार के दायरे से बाहर हैं। किसी स्टॉक में निवेश करने से पहले एक घर में निवेश करें। कंपनियों में निवेश करें, शेयर बाजार में नहीं। अल्पकालिक उतार चढ़ाव पर ध्यान न दें। आम शेयरों में बड़ा मुनाफा हो सकता है, आम शेयरों में बड़ा नुकसान हो सकता है। अर्थव्यवस्था की भविष्यवाणी करना व्यर्थ है। शेयर बाजार की अल्पकालिक दिशा की भविष्यवाणी करना व्यर्थ है। शेयरों से मिलने वाला दीर्घकालिक रिटर्न अपेक्षाकृत पूर्वानुमानित होता है और बॉन्ड से मिलने वाले दीर्घकालिक रिटर्न से कहीं बेहतर होता है। जिस कंपनी में आपका स्टॉक है उसके साथ बने रहना एक अंधीन स्टडपोकर हाथ खेलने जैसा है। सामान्य स्टॉक हर किसी के लिए नहीं होते हैं, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के जीवन के सभी चरणों के लिए भी नहीं होते हैं। औसत व्यक्ति पेशेवरों से वर्षों पहले दिलचस्प स्थानीय कंपनियों और उत्पादों के संपर्क में आता है। बढ़त होने से आपको शेयरों में पैसा बनाने में मदद मिलेगी। शेयर बाजार में हाथ में एक की कीमत 10 में होती है।